आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, जिससे मुझे ऐसी वीडियोस को रिसर्च करके बनाने में और अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने पूरी दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया था। बात है 20 जुलाई 1969 की, जब पूरी दुनिया की नज़रें अपने टेलीविज़न सेट्स पर टिकी थी। उस दिन एक ऐसा हिस्टोरिक मोमेंट कैमरे में कैद हुआ जिसे देखकर हर किसी की सांसें थम गई थीं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने जब चांद की धूल भरी सतह पर अपना पहला कदम रखा और वो मशहूर शब्द कहे कि ये इंसान के लिए एक छोटा कदम है लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है, तो लगा कि इंसान ने कुदरत की सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। ये नासा का अपोलो 11 मिशन था, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन ने चांद की जमीन पर वॉक की थी। अमेरिका इस कामयाबी के साथ दुनिया का पहला देश बन गया जिसने चांद पर अपना परचम लहराया। लेकिन दोस्तों, इस शानदार अचीवमेंट के कुछ ही सालों बाद हवाएं बदलने लगी। कुछ ऐसी खबरें और कुछ ऐसे लोग सामने आने लगे जिन्होंने एक बहुत ही चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ एक फरेब था, यानी नासा का अपोलो 11 मिशन पूरी तरह से फेक था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी कामयाबी पर इतने गंभीर आरोप क्यों लगे? क्यों लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं? तो हम इन्हीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की गहराई में उतरेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या वजहें थीं जिनसे दुनिया को शक हुआ। क्या वो सिर्फ कुछ आरोप थे या उनके पीछे कोई ठोस आधार था? इतना ही नहीं, हम नासा के एक ऐसे विसल ब्लोअर की कहानी भी जानेंगे जिनकी अचानक और रहस्यमयी मौत ने इस पूरे मामले में आग में घी डालने का काम किया। क्या वो वाकई एक हादसा था या फिर उनका असासिनेशन कराया गया था ताकि सच्चाई कभी बाहर ना आ सके? आज आपको मून लैंडिंग से जुड़ी हर वो छोटी बड़ी कहानी पता चलेगी जो शायद अब तक आपसे छिपाई गई या फिर धुंधली पड़ गई थी। तो चलिए वक्त के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 1960 के उस दौर में। 1960 का वो दशक सिर्फ बदलाव का समय नहीं था, बल्कि ये दो महाशक्तियों के बीच एक बहुत ही खतरनाक मुकाबले का दौर था। एक तरफ अमेरिका था और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन। इनके बीच चल रही थी स्पेस रेस, यानी अंतरिक्ष की जंग। हर कोई ये साबित करना चाहता था कि वो दूसरे से बेहतर है। लेकिन उस समय की कड़वी सच्चाई ये थी कि सोवियत यूनियन इस रेस में अमेरिका से काफी आगे निकल चुका था। 12 अप्रैल 1961 को जब सोवियत ने वोस्टॉक 1 मिशन के जरिए यूरी गैगरिन को स्पेस में भेजा, तो उन्होंने इतिहास रच दिया। वो स्पेस में जाने वाले और धरती का पूरा चक्कर लगाने वाले पहले इंसान बन गए थे। अमेरिका के लिए और खासकर उनके प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के लिए ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा पल था। दरअसल उस समय तक कैनेडी ने इस रेस को इतना सीरियसली लिया भी नहीं था, लेकिन यूरी गैगरिन को मिली ग्लोबल वाहवाही ने अमेरिका की रातों की नींद उड़ा दी। व्हाइट हाउस में हलचल मच गई और कैनेडी को लगा कि अगर अब कुछ नहीं किया तो अमेरिका की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। प्रेसिडेंट कैनेडी ने तुरंत अपने सलाहकारों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और बस एक ही सवाल पूछा, हम क्या कर सकते हैं? हम सोवियत को कैसे पछाड़ सकते हैं? उस वक्त अमेरिका के पास सिर्फ सब ऑर्बिटल फ्लाइट्स के छोटे मोटे प्लान्स थे, जो सोवियत के मुकाबले कुछ भी नहीं थे। रही सही कसर तब पूरी हो गई जब 5 मई 1961 को अमेरिका ने एलन शेफर्ड को स्पेस में भेजा। एलन शेफर्ड सिर्फ 15 मिनट की एक बैलिस्टिक फ्लाइट ही पूरी कर पाए और वो धरती का ऑर्बिट भी नहीं कर सके। एक तरफ सोवियत पूरी दुनिया का चक्कर काट चुका था और दूसरी तरफ अमेरिका अभी बस किनारे तक ही पहुंच पाया था। ये टेक्निकल गैप साफ नजर आ रहा था। इसी बीच अमेरिका पर एक और मुसीबत टूटी, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन। ये CIA का एक सीक्रेट ऑपरेशन था जो क्यूबा की सरकार को गिराने के लिए बनाया गया था, लेकिन ये बुरी तरह फेल हो गया। इस मिशन की नाकामी और मीडिया में इसकी लीक्स ने अमेरिका की इंटरनेशनल इमेज को मिट्टी में मिला दिया। अब प्रेसिडेंट कैनेडी बहुत ज्यादा डेस्परेट हो चुके थे। उन्हें कोई ऐसी बड़ी जीत चाहिए थी जो इन तमाम नाकामियों को धो सके। उन्होंने अपने वाइस प्रेसिडेंट लिंडन जॉनसन से मशवरा किया और यही से वो आइडिया निकला जिसने दुनिया को हिला दिया, मून लैंडिंग। उन्होंने सोचा कि स्पेस में तो सोवियत जा चुका है, लेकिन चांद पर अभी तक कोई नहीं पहुंचा। अगर अमेरिका चांद पर कदम रख दे तो वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश बन जाएगा। इसी इरादे के साथ 25 मई 1961 को कैनेडी ने एक ऐतिहासिक भाषण दिया और वादा किया कि इस दशक के खत्म होने से पहले अमेरिका चांद पर इंसान को उतारेगा भी और उसे सही सलामत वापस भी लाएगा। ये एक बहुत बड़ा वादा था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका के पास ना तो वैसी टेक्नोलॉजी थी और ना ही कोई अनुभव, लेकिन जंग तो अब शुरू हो चुकी थी। इस वादे को पूरा करने के लिए नासा दिन रात एक करने लगा।
शुरुआत प्रोजेक्ट मरकरी से हुई, जो सिर्फ एक इंसान को स्पेस में भेजने के लिए था। धीरे धीरे प्रगति हुई और 1962 में जॉन ग्लेन ने धरती के 3 चक्कर लगाए। नासा के वैज्ञानिकों को समझ आ गया था कि सीधे चांद पर जाना मुमकिन नहीं है, इसके लिए हमें बीच के कुछ स्टेप्स चाहिए होंगे। इसी ज़रूरत से जन्म हुआ प्रोजेक्ट जेमिनाई का। इस प्रोजेक्ट का मकसद था स्पेस में वॉक करना, 2 स्पेसक्राफ्ट्स को आपस में जोड़ना और लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने की प्रैक्टिस करना। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने इसी प्रोजेक्ट के दौरान अपनी काबिलियत साबित की थी। लेकिन दोस्तों, कामयाबी की राह इतनी आसान नहीं थी। 27 जनवरी 1967 को नासा के साथ एक भयानक हादसा हुआ। अपोलो 1 मिशन की टेस्टिंग के दौरान कमांड मॉड्यूल में आग लग गई और 3 एस्ट्रोनॉट्स वर्गिल ग्रिस्म, एडवर्ड वाइट और रोजर चाफी अंदर ही जिंदा जल गए। इस हादसे ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया। लोग पूछने लगे कि जो नासा जमीन पर एक साधारण टेस्ट के दौरान अपने एस्ट्रोनॉट्स को नहीं बचा सका, वो उन्हें लाखों मील दूर चांद पर कैसे ले जाएगा। इसी दौरान थॉमस रोनाल्ड बैरॉन नाम के एक शख्स सामने आए। बैरॉन एक क्वालिटी इंस्पेक्टर थे और उन्होंने अपोलो प्रोग्राम की कमियों पर 500 पन्नों की एक रिपोर्ट तैयार की थी। उन्होंने दावा किया था कि नासा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अपनी रिपोर्ट पेश करने के कुछ ही दिनों बाद बैरॉन और उनके परिवार की एक कार एक्सीडेंट में रहस्यमयी मौत हो गई। आज भी कई लोग मानते हैं कि उन्हें चुप कराने के लिए यह हादसा प्लान किया गया था। इन तमाम विवादों और मौतों के बावजूद ठीक 2 साल बाद जुलाई 1969 में नासा ने अपोलो 11 लॉन्च किया और दुनिया को वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर चले और कैनेडी का वादा पूरा हुआ। लेकिन जैसे ही जश्न खत्म हुआ, शक के बादल मंडराने लगे। कंस्पिरेसी थियरिस्ट्स ने कहना शुरू किया कि यह सब हॉलीवुड के किसी स्टूडियो में शूट किया गया है। लोगों ने कई सबूत पेश किए, जैसे कि चांद पर हवा नहीं है तो वहां अमेरिकी झंडा लहराता हुआ कैसे दिख रहा है, फोटो में पीछे आसमान में तारे क्यों गायब हैं। नासा ने इन सब का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि झंडे में एक रॉड लगाई गई थी और एस्ट्रोनॉट के हिलाने की वजह से वो हिलता हुआ दिखा। तारों के न दिखने की वजह कैमरे की ब्राइटनेस सेटिंग थी। इस विवाद को हवा देने वाले सबसे बड़े शख्स थे बिल केसिंग। वो रॉकेट डाइन कंपनी में काम कर चुके थे और उनका दावा था कि उस समय चांद से वापस आने की टेक्नोलॉजी मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि वन एलन रेडिएशन बेल्ट से गुजरना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है, क्योंकि वहां इतनी रेडिएशन है कि कोई बच ही नहीं सकता। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि महान डायरेक्टर स्टैनली कुब्रिक ने अपनी फिल्म 2001 अ स्पेस ओडिसी के स्पेशल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके नासा के लिए ये फेक फुटेज बनाई थी। हालांकि कुब्रिक की बेटी और कई फिल्म एक्सपर्ट्स ने बाद में यह साबित किया कि 1969 की वीडियो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी कि इतनी रियलिस्टिक फेक फुटेज बनाई जा सके। आज की तारीख में हमारे पास बहुत सारे वैज्ञानिक सबूत हैं जो मून लैंडिंग को सच साबित करते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग और उनके साथी चांद से 442 पाउंड के पत्थर लेकर आए थे, जिनकी जांच दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने की है। यहां तक कि 2009 में नासा के ऑर्बिटर ने उन फुटप्रिंट्स और मशीनों की HD फोटो भी ली हैं जो वहां आज भी मौजूद हैं। भारत, चीन और जापान जैसे देशों ने भी अपने मून मिशन के दौरान उन स्पॉट्स की पुष्टि की है। सबसे बड़ी बात यह है कि अपोलो मिशन में लगभग 4 लाख लोग शामिल थे। इतने बड़े पैमाने पर इतने सालों तक किसी झूठ को छिपाकर रखना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी मून लैंडिंग की वो पूरी कहानी जो आज भी रोमांच और रहस्य से भरी हुई है। आपको क्या लगता है, क्या वाकई अमेरिका चांद पर पहुंचा था या ये सब सिर्फ एक महान फिल्म थी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे फोन पे या पेटीएम के माध्यम से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज हमें सपोर्ट करें। मुझे वीडियो बनाने में और अधिक मोटिवेशन मिलेगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी और टॉपिक के साथ। बी हैप्पी, थिंक पॉजिटिव।